कर रहे थे संस्कृत वाङ्मय में शिक्षा दर्शन का आधार। तदेव विषयं पुनरेकवारम् अस्माकं मार्गदर्शनाय अस्मान् संबोधयन्तु इति पूज्यः गुरुवरः। आज के इस द्वितीय सत्र में मैं पुनः आपके साथ जुड़ रहा हूं और अब जो हमारी वार्ता का आधार होगा वह शिक्षा और शिक्षा के ऐसे मुद्दे जो सामयिक हैं और शाश्वत भी हैं, उन मुद्दों को मैं उजागर करना चाहूँगा अपने वक्तव्य के माध्यम से। सबसे पहले मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा स्वामी विवेकानंद के विचारों को संदर्भित करते हुए। स्वामी विवेकानंद ने एक जगह कहा कि जब मैं भारत के लिए शिक्षा पद्धति की बात करता हूँ तो मैं समझता हूँ कि मैं एक घनीभूत भारत, और उन्होंने इस बात को बहुत ही महत्व दिया कि भारत देश, भारत एक विचार है, भारत चिंतन की एक दृष्टि है, भारत एक जीवन दर्शन है। तो मैं यही से प्रारंभ करना चाहूंगा कि जीवन दर्शन, हर व्यक्ति का जीवन दर्शन होता है और हर व्यक्ति के जीवन के दो पक्ष होते हैं। एक तो थॉट, विचार, और दूसरा उस विचार को कार्य रूप देना। तो जो विचार होता है वह दर्शन का तत्व है और जो कार्य रूप देना है वह शिक्षा का तत्व है। तो शिक्षा की आधार भूमि थॉट्स पर टिकती है, थॉट्स पर बनती है, थॉट्स से जुड़ती है। सबसे पहले हमको विचार करना होगा कि हम किसे शिक्षित मानेंगे, एजुकेटेड किसे कहा जाएगा। जो 3R है, रीडिंग, राइटिंग, अर्थमेटिक, पुस्तक पढ़ लेना, गणना कर लेना, लिखना, पढ़ना, लिखना, बोलना, ये साक्षरता में आता है। साक्षरता भी जरूरी है, लेकिन शिक्षित होने का मतलब क्या है? यदि आप व्युत्पत्ति लब्ध अर्थ की ओर जाएं तो सक इच्छ इति शिक्षा। शिक्षा वह होती है जो कार्य कर सकने की क्षमता, दृढ़ता, इच्छा विकसित करती है। सक इच्छ, कार्य कर सकने की इच्छा, यानी शिक्षा एक तरह से क्षमता संवर्धन का कार्य है। हम आप सभी में एक क्षमता, एक सामर्थ्य बीज रूप में सन्निविष्ट है। उस बीज रूप में सन्निविष्ट क्षमता को आकार देना, उसको वृद्धि की ओर ले जाना, उसे रूपायित करना, उसे फलदार बनाना, यही शिक्षा का कार्य है। सबसे पहले तो हम जानकारी का स्तर, एजुकेटेडनेस में पहली सीढ़ी है, एजुकेशन मेक्स ए पर्सन इन्फॉर्म्ड, नॉलेजेबल। तो व्यक्ति को सूचनाएं देना, जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, ये माध्यम बनती है शिक्षा की। तो ज्ञानेंद्रियों पर आधारित जो हमको सूचनाएं मिलती, फिर उनको हम रिफ्लेक्शन के माध्यम में ले जाते हैं, उनको एक खास, उन सूचनाओं को खास ढंग से समन्वित करते हैं, उससे हम कहते हैं नॉलेज। तो सूचनाओं का रूपांतरित, ट्रांसफॉर्म्ड जो स्वरूप है वह नॉलेज कहलाता है। और उस नॉलेज का
जो उपयोग है हम तरह तरह की समस्याओं के समाधान के लिए करते हैं। तो शिक्षा का पहला स्तर है हम सूचनाएं संकलित करें, सूचना को ज्ञान में तब्दील करें और ज्ञान को, नॉलेज को हम विजडम में तब्दील करें। तो ये सीढ़ी है, सूचना, ज्ञान और विवेक। तो सूचना, ज्ञान और विवेक तक पहुंचना पहली सीढ़ी है। इसके बाद शिक्षा की दूसरी सीढ़ी है संस्कारवान बनाना, सुसंस्कृत बनाना। मैंने आपको पहले जिक्र किया कि हम में और पशु में कोई अंतर नहीं है यदि हमारे अंदर विवेक शक्ति न हो और हमारे अंदर वह संवेदना न हो कि हम दूसरों के प्रति अपनी भूमिका, अपने योगदान को आगे बढ़ाने में हम किसी भी तरह से अग्रसर न हो। तो आप देखेंगे कि दूसरी सीढ़ी है संस्कारित होने की, सुसंस्कृत होने की। पहली सीढ़ी ज्ञानवान होने की। शिक्षा व्यक्ति को ज्ञानवान में बनाती है। शिक्षा व्यक्ति में सुसंस्कृति, उसके व्यवहार में विनयशीलता लाती है, विद्या ददाति विनयम, और उसमें पात्रता लाती है। तो मनुष्य में शिक्षा का असर, एजुकेटेड होने का असर उसके संस्कार और उसकी संस्कृति से पड़ता है। विनोबा भावे जो गांधी जी के पट्ट शिष्य थे, वो कहा करते थे 3 शब्द हैं, प्रकृति, विकृति और संस्कृति। जब आप भूखे हों, और हर भूखे आदमी को भोजन चाहिए, तो 5 घंटे 6 घंटे के बाद आपको भोजन चाहिए। तो शरीर को भोजन चाहिए हर 6-8 घंटे के बाद। जैसे आपने शरीर को साधा है तो वह भोजन जो है प्रकृति है। और अभी अभी आपने छक कर खाया है और फिर आपके पास थाली आती, फिर उसमें मिष्ठान है, उसकी ओर आप लपक जाते हैं। तो ये प्रकृति नहीं है, विकृति है। और आपका दूसरा साथी भी है, वो भी भूखा है, आप भी भूखे हैं, तीसरा है, सब कह रहे हैं पहले आप, पहले आप, पहले आप। ये संस्कृति, प्रकृति, विकृति और संस्कृति। शिक्षा हमारे अंदर संस्कृति के उद्भव का मार्ग प्रशस्त करती है, संस्कृति लाती, संस्कारवान बनाती। और तीसरी सीढ़ी है शिक्षा की, जब हम अपने को उन्मुक्त कर लेते हैं, जो हमारे बंधन हैं, उन बंधनों से जब हम अपने को मुक्त करने की क्षमता आप अपने अंदर संजोड़ लेते हैं, हम जाति के बंधन, धर्म के बंधन, भाषा के बंधन, इन बंधनों से ऊपर उठकर जब हम सोचने की अपने अंदर क्षमता विकसित कर लेते हैं, शिक्षा का ये तीसरा स्तर है। Emancipating ourselves from these narrow considerations, narrow groups. तो पहला है नॉलेज की सीढ़ी, फिर संस्कार, दूसरा संस्कार, सुसंस्कृत बनाना। शिक्षा सुसंस्कृत बनाती है व्यक्ति को, समाज को। शिक्षा व्यक्ति को, समाज को जानकारी देती है, ज्ञान, विद्या, ज्ञान, जानकारी से विभूषित करती है व्यक्ति को, समाज को। और उसमें अपनी नैरो जो कंसिडरेशंस हैं उनसे ऊपर उठकर, जैसे मैंने आपको बताया, जाति के कंसिडरेशंस, धर्म के, जब आप में यह क्षमता शिक्षा विकसित कर देती है तो ये इमेनिसिपेटिव फंक्शन है एजुकेशन का। सा विद्या या विमुक्त ही, असली शिक्षा वही है जो आदमी को विमुक्त कर देती है इन बंधनों से, इन संकीर्णताओं से ऊपर उठा देती है। और ऊपर उठने की और चौथी सीढ़ी, अंतिम सीढ़ी है
सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मानुभूति। हम कौन हैं, हमारी क्षमता क्या है, हम अपनी पहचान को ठीक से स्थापित करने लग जाते हैं और सारे कार्य उस पहचान के इर्द गिर्द होने लगते हैं। आत्म साक्षात्कार होने पर शिक्षा उस आत्म साक्षात्कार की भूमिका में जब व्यक्ति को ले जाती है तो वह एक परम तत्व के साथ जुड़कर अपनी सामर्थ्य में एक शिखर विकसित कर लेता है। He becomes a peak performer। तो शिक्षा के ये 4 सीढ़ियां हैं, एडुकेटेडनेस की ये 4 सीढ़ियां हैं। सबसे निचली सीढ़ी ज्ञान, उसके ऊपर सुसंस्कृत बनाना, उसके ऊपर विमुक्त करने की क्षमता, अपने को विमुक्त जो बंधन है उनसे ऊपर उठकर सोचने की क्षमता, और अब जो हम हैं, जो हमारे अंदर पूर्णता है, उसको प्राप्त करने की चेष्टा, ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन या सेल्फ रियलाइजेशन कहलाता है। तो शिक्षा का असली अर्थ यही है कि हम इन सीढ़ियों के ऊपर, हम इन सीढ़ियों से, इन सोपानों से चलते हुए हम अपने शिखर तक पहुंचे। And we move towards becoming a peak performer in whatever field of activity we are interested in, that we have chosen for। तो शिक्षा का कार्य है, शिक्षा का फंक्शन क्या है? इंडिविजुअल डेवलपमेंट, व्यक्ति का विकास, सामाजिक विकास, आर्थिक विकास। आप देखेंगे शिक्षा से व्यक्ति में एक शक्ति आती है और उस शक्ति के चलते वह बहुत सारे कार्य करता है जो वह आम तौर से नहीं कर पाता। शिक्षा व्यक्ति में वह ऊर्जा लाती है, वह ताकत पैदा करती है जिससे वह अपने जो अंदर छिपी हुई योग्यताएं हैं उनका चरम विकास करने की ओर उसमें एक आतुरता विकसित होती है। देखिए, हर व्यक्ति इस संभावना को, हर व्यक्ति में जो छिपी संभावना है उसको विकसित नहीं कर सकता, इसलिए अच्छा शिक्षक नहीं हो सकता। अच्छा शिक्षक होना अपने आप में एक बहुत बड़ी कला है और उस कला को सिखाया जाता है अध्यापक शिक्षा के पाठ्यक्रमों में। लेकिन उनको सीखने के लिए आपके पास संकल्प चाहिए और उस संकल्प के साथ उस संकल्प की शक्ति आप इस रूप में सजोए जिससे आप आगे बढ़ सके। आप देखेंगे अमंत्रो अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलम अनौषधम, अयोग्यः पुरुषो नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभः। हर अक्षर में मंत्र बनने की संभावना छिपी हुई। अमंत्र अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलम, हर में, हर वनस्पति में दवा बनने की पोटेंशियल है और हर व्यक्ति में शिखर पर पहुंचने की क्षमता है। अयोग्यः पुरुषो नास्ति, जो उस संभावना को वास्तविकता में बदल दे वही योजक होता है। योजकस्तत्र दुर्लभः। शिक्षा में जो हमारे प्रशिक्षक हैं वे सभी योजक। ये जो विजनरी है, दैट विजनरी इज रेयर हु एक्चुअली ट्रांसफॉर्म्स द पोटेंशियल इनटू द रियलिटी, इनटू द एक्चुअलिटी। तो जो संभव है उसको वास्तविक स्वरूप देना, ये एक विजनरी का काम है, जो शिक्षक का काम है। और ये इंडिविजुअल डेवलपमेंट का यह मार्ग तय होता है। हर व्यक्ति में एक दृष्टि आती है और उस दृष्टि के अनुसार वह अपने को विकसित करता है और इसी तरह से समाज का विकास होता है। सामाजिक क्षमताएं डेवलप होती हैं, समाज की सोच, समाज की गतिमानता, समाज का गंतव्य
तरह तरह के गंतव्य निर्धारित होते हैं और समाज एक शीर्ष पर पहुंचता है। और उद्यम उद्यम से आर्थिक विकास होता है और ये भी शिक्षा से जुड़ा हुआ है। तो किसी भी देश में जो वहाँ के नागरिक हैं उनका व्यक्तिगत विकास, जिस समाज से हुए नागरिक जुड़े हुए हैं उनका सामाजिक विकास, और उस समाज का आर्थिक पक्ष मजबूत हो, शिक्षा ये कार्य करती है इंडिविजुअल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट। फिजिकल, मेंटल, सोशल, मॉरल एंड स्पिरिचुअल। ये है जब हम व्यक्तित्व की चर्चा करते हैं, जब शिक्षा में व्यक्तित्व निर्माण की चर्चा करते हैं, तो व्यक्तित्व निर्माण में ये डायमेंशंस हैं, उसके आयाम हैं शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक, नैतिक और आध्यात्मिक। तो शिक्षा जो होलिस्टिक एजुकेशन है, जिसे हम सर्वांगिक शिक्षा कहेंगे, उसमें बॉडी, माइंड और जो सोशल इमोशनल एस्पेक्ट है, जो मॉरल एस्पेक्ट है, जो आध्यात्मिक एस्पेक्ट है, इन सब का विकास करने के लिए एक उपकरण है। एजुकेशन इज द इंस्ट्रूमेंट by which all these dimensions are developed and nurtured. Physical development, mental development, social development, moral development, spiritual development. अरविंदो ने इंटीग्रल एजुकेशन की बात कही, इंटीग्रल फिलॉसफी, इंटीग्रल योग की बात कही, समग्र शिक्षा। तो समग्रता में हम हमारे एग्जिस्टेंस के कई लेवल है, फिजिकल लेवल, मेंटल लेवल, सोशल लेवल, मॉरल लेवल, स्पिरिचुअल लेवल। इन सभी लेवल्स पर शिक्षा में एक ऐसे आयाम को विकसित करना जो व्यक्ति की ताकत, उसके ज्ञान, उसके कौशल और उस ज्ञान और कौशल को व्यवहार में लाने के प्रति हर व्यक्ति को समर्थ बनवा दे, शक्ति दे दे, क्षमता विकसित कर दे कि वे अपने उन आयामों को विकसित करने के लिए दूसरे पर आश्रित न, ध्यान होगा, रखना होगा कि जो डेवलपमेंट होते हैं फिजिकल, मेंटल, सोशल, मॉरल, स्पिरिचुअल, ये एक खास पैराडाइम के तहत शिक्षा में डेवलप होते हैं। 3 पैराडाइम्स हैं जिनमें ये विकास के आयाम सुनिश्चित होते हैं। पहला जो प्रारंभिक दौर में जो निर्माण होता है, पैराडाइम होता है, वह कहलाता है डिपेंडेंस पैराडाइम, पैराडाइम ऑफ डिपेंडेंस। हम आश्रित होते, टीचर पर आश्रित होते, माँ बाप पर आश्रित होते। बच्चा माँ बाप पर आश्रित होता है, अपने टीचर पर आश्रित, अपने बड़े पर आश्रित होता है कुछ सीखने के लिए, चाहे वो फिजिकल हो, मेंटल हो, सोशल हो, मॉरल हो, स्पिरिचुअल। आप देखेंगे कि एक अवस्था होती है हमारे जीवन काल में जो पूरी तरह से हम अपने को दूसरे पर आश्रित रखेंगे। और जैसे जैसे हम हमारे अधिगम, हमारे लर्निंग में विकास होता है, हमारे आयाम विकसित होते हैं, फिजिकल, मेंटल, दृढ़ता आती है, परिपक्वता आती है, तो वी मूव from the paradigm of dependence to the paradigm of independence. हम स्वतंत्र रूप में अपने विकास को गतिमान करते हैं। हम दूसरे पर निर्भर नहीं होते, माँ बाप पर निर्भर नहीं होते, हम अपने साथियों पर नहीं निर्भर होते, और इस तरह से हम इस डायमेंशन को अपने स्वतंत्र, अपने आप, अपनी पहल पर विकसित करते हैं। तो we move from the paradigm of dependence to the paradigm of independence. जैसे जो एडोलेसेंट एज है उसमें इंडिपेंडेंस की जो फीलिंग है वो डेवलप हो जाती है, और इसके बाद हम मैच्योरिटी की जब स्टेज पर आते हैं
then we move from the paradigm of independence to the paradigm of interdependence. From the paradigm of independence to the paradigm of interdependence. परस्पर निर्भर, हम एक दूसरे के साथ मिलजुल कर सहयोग के साथ काम करते हैं और काम करने के अंदर की हमारे अंदर क्षमता विकसित होती है। तो ये शिक्षा के बदलते पैराडाइम्स हैं जिनके तहत ये विकास की संभावनाएं प्रस्फुटित होती हैं, रूप लेती हैं और एक खास पैमाने पर अपने को स्थापित करती है। इस कार्य को करने में शिक्षा 3 तरह के संस्थाओं का अवलंबन ग्रहण करती है। फॉर्मल एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन जो हम परिवार में अपने माँ बाप से, संगी साथियों से जो हमारे विकास की कहानी को हमारे आनुषंगिक प्रसंगों में जो आकार और प्रकार मिलता है वो इनफॉर्मल एजुकेशन कहलाता है। और फिर हम इनको तो फॉर्मल विद्यालय में जब बच्चा जाता है तो विद्यालय में रहकर एक खास स्थान पर एक खास व्यक्ति द्वारा एक खास पाठ्यक्रम के माध्यम से उसके व्यवहार में जो तब्दीली आ जाती है फॉर्मल एजुकेशन। और इस बंधन को लेस प्लेस स्पेसिफिक, लेस टाइम स्पेसिफिक, लेस पर्सन स्पेसिफिक, नॉन फॉर्मल, जैसे जितनी गुरुवर्ती कक्षाओं से ये ऑनलाइन जो शिक्षा है नॉन फॉर्मल की कैटेगरी में आएगा, फॉर्मल में नहीं आएगा। जो स्थानबद्ध हो, एक स्थान समयबद्ध हो और एक खास व्यक्ति द्वारा फॉर्मल है, तो नॉन फॉर्मल ये शिक्षा की व्यवस्थाएं सृजित हुई हैं। इन आयामों को, जिन आयामों की ओर मैंने अभी जिक्र किया शिक्षा का कार्य है, उन आयामों को आकार देना, गतिमान करना, जिसके लिए व्यक्ति में एक उत्कृष्टता आती है, व्यक्ति के अंदर एक पूर्णता आती है। उन आयामों को हम कई तरह से विकसित कर सकते हैं। उनके लिए हमारे एजुकेशन के जो उपकरण हैं फॉर्मल हैं, स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, नॉन फॉर्मल जिसमें कि हम ओपन यूनिवर्सिटी सिस्टम या ऐसे जो ई चैनल्स हैं या ऐसे जो इंटरनेट या इस तरह के जो चैनल्स हैं जिनके माध्यम से इस समय हम लोग किसी भी व्यक्ति तक पहुंचते हैं, अपनी पहुंच सुनिश्चित करते हैं। और तो इस तरह हम शिक्षा के ये 3 फॉर्म्स डेवलप हुए हैं और इन तीनों ही प्रकार की शिक्षा में जो कुछ इश्यूज हैं, पहला है इशू अभिगम्यता का, दूसरा इक्विटी का, न्याय का, और तीसरा इशू है क्वालिटी। हमेशा ये इशू बने रहते हैं। यह व्यवस्था फॉर्मल, नॉन फॉर्मल, इनफॉर्मल अभिगम्य है क्या, हर एक के रीच में है, पहुंच में है क्या, ये इशू। पहुंच में है तो कितना अभिगम्य है, अभिगम्यता कितनी है। जैसे ऑनलाइन बहुत से लोगों की पहुंच में नहीं है, विद्यालय बहुत से अभी भी बहुत से तबका है जिसके लिए विद्यालय अभी अभिगम्य नहीं, तो उसकी पहुंच के बाहर है। और न्याय, क्या हमको वह शिक्षा मिलनी चाहिए, मिल रही है जो हमारी क्षमता के संवर्धन के लिए उपयुक्त है, और उस शिक्षा के आधार पर हम अपने जीवन में एक लाभदायक अंश जोड़ सकते हैं, इसको क्वालिटी है। तो इसमें शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण बन जाती है, विद्यार्थी की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। टीचर को एक मेंटर की भूमिका में, एक गाइड की भूमिका में, एक फैसिलिटेटर की भूमिका में, एक इंस्पिरेशन, प्रेरणा देने की भूमिका में आना पड़ता है। और इसीलिए शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य जो संबंध है वो शिक्षा में हमारे गांव में
एजुकेशन 3 तरह से दी जा रही है। पहले भी ये जो शिक्षा की व्यवस्था थी वो फॉर्मल मोड में ज्यादा थी। इनफॉर्मल और फॉर्मल मोड में धीरे धीरे नॉन फॉर्मल मोड डेवलप हुआ है। तो शिक्षा में एक्सेस को, अभिगम्यता को बढ़ाने के लिए फॉर्मल को सप्लीमेंट किया गया नॉन फॉर्मल से। इक्विटी के मुद्दे को एड्रेस करने के लिए शिक्षा में फॉर्मल को नॉन फॉर्मल से जोड़ा गया। और क्वालिटी एक बुनियादी मुद्दा है जिसमें हम ये देखते हैं कि जिस उद्देश्य से हम शिक्षा दे रहे हैं वो उद्देश्य अभिगम्य है या नहीं, उस उद्देश्य तक हम पहुंच बना पाते हैं कि नहीं। क्वालिटी का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है जो शाश्वत रूप में बना रहता है। जहां जिस रूप में शिक्षा दी जाएगी, चाहे फॉर्मल हो चाहे नॉन फॉर्मल हो, इनफॉर्मल, उसमें क्वालिटी का पक्ष हमेशा महत्वपूर्ण बनता है। और उस क्वालिटी के पक्ष से ही शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में निर्णय लिया जाता है। और इस गुणवत्ता के पक्ष को, इस इक्विटी के पक्ष को मजबूती देने में शिक्षक और विद्यार्थी दोनों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। हमारे यहाँ तैत्तिरीय उपनिषद के मंत्र में, हमारे वाङ्मय में यह दिया हुआ है कि शिक्षक और विद्यार्थी के बीच किस तरह का संबंध होना चाहिए। आचार्य पूर्व रूपम अंतेवासी उत्तर रूपम विद्या संधि प्रवचनम संधानम। आचार्य, टीचर इज द प्रायर फॉर्म, स्टूडेंट इज द लेटर फॉर्म। शिक्षक आचार्य पूर्व रूप है, जो अपने आचरण से एक मॉडल तैयार हुआ आचार्य कहलाता है। तो आचार्य पूर्व रूपम अंतेवासी, जो शिक्षक के आचार्य के पास रहने वाला है अंतेवासी विद्यार्थी उत्तर रूप। और दोनों का जो जोड़ है, दोनों वो विद्या संधि ही जंक्शन है। और इस जंक्शन के लिए, इस संधि का जो संधान है, हेतु है, वह है प्रवचनम। जिस तरह हम बोलते हैं, जो हम प्रवचन, जो हम मेथड यूज करते हैं, जिससे हम जोड़ते हैं, तो टीचर की जो भूमिका है मेंटर की हो सकती है, गाइड की हो सकती है, फैसिलिटेटर की हो सकती है, और विद्यार्थी को एक अभिप्रेरणा और प्रेरणा के दायरे में लाने की हो सकती है। उसको अभिप्रेरित करने, प्रेरित करने, इंस्पायर करने, मोटिवेट करने की। इस तरह से ये टीचर रोल और स्टूडेंट रोल ये शिक्षा के आयाम को तय करते हैं। और अब आपको ये देखना है कि ये जो आयाम विकसित होते हैं, वो आयाम विकसित होते हैं पाठ्यक्रम। बड़ी बहस चली कि विषय वस्तु केंद्रित पाठ्यक्रम हो या विद्यार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम। और इस बहस में अब इधर हमारे वाङ्मय में जो विषयों के बारे में चर्चा हुई है, जो विषय पढ़ाए जाते हैं, हमेशा विद्यार्थी को ध्यान में रखकर उसके संरचना को तय किया जाता है। नालंदा, तक्षशिला, यहाँ पर ऐसे उदाहरण मिलते हैं, विक्रमशिला। वहाँ की जो शिक्षण की पद्धतियां रही, उनमें पाठ्यक्रम जो है कंटेंट सेंटर्ड होते हुए भी लर्नर सेंटर्ड था। जब वो विद्यार्थी जाता था, अपनी पात्रता के आधार पर अपनी पहचान आचार्य के समक्ष प्रस्तुत करता था, तो आचार्य अपने विषय को उस विद्यार्थी के साथ अनुकूलता रखते हुए प्रस्तुत करता। और उस आचार्य की विधि में डायरेक्ट भी मेथड होते थे, इनडायरेक्ट मेथड भी। आप जाओ, इतना अभी काम करके ले आओ, ये इनडायरेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड, कोई असाइनमेंट दे आचार्य अपने विद्यार्थी को असाइनमेंट देता था, और उस असाइनमेंट के आधार पर जो वो प्रस्तुति करता था, ही यूज्ड टू लर्न। और ये इनडायरेक्ट मेथड। खुद शिक्षक बहुत से गूढ़ विषयों को, बहुत से क्लिष्ट विषयों को वो खुलासा करता था, उन पर प्रकाश डालता था,
तो ये जो मेथड थे डायरेक्ट मेथड थे। तो हमारे वांग्मय में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड दोनों का उल्लेख है, और किस तरह से हमारे वांग्मय के आधार पर हम शिक्षण अधिगम का प्रबंधन करते थे। यदि आप नालंदा विश्वविद्यालय के जो शिक्षण अधिगम की पद्धति थी, तो आप उसमें देखेंगे कि जो भी नालंदा विश्वविद्यालय में विद्यार्थी जाता था उसमें 7 योग्यताएं विकसित की जाती थी। 7 तरह की जो क्षमताएं हैं वो विकसित होती थी। उन क्षमताओं को हमने यहाँ पर एक्रोनिम से यूज किया, अचीव मॉडल। ए फॉर एबिलिटी, जो भी विद्यार्थी होता था उसकी एबिलिटी, नॉलेज, स्किल, और नॉलेज स्किल को एक खास नवीन परिस्थिति में लागू करने की क्षमता, एबिलिटी। सी फॉर क्लैरिटी, रोल क्लैरिटी, गोल क्लैरिटी, हमारा गोल क्या है, हमारा उस गोल को प्राप्त करने में रोल क्या होगा। और एच फॉर हेल्थ, क्या सपोर्ट जो विश्वविद्यालय है या शिक्षण संस्थान है वो क्या हेल्प देगा। और फिर इंसेंटिव, कोई न कोई, जो जैसे हमारे यहाँ पुरुषार्थों की अभिकल्पना की गई थी, संकल्पना की गई थी, तो उन पुरुषार्थों पर केंद्रित इंसेंटिव, और फिर यह जज करना कि कहाँ तक पहुंचे, कहाँ तक सीखा, ई इवेल्युएशन, और वी फॉर वैलिडिटी, प्रामाणिकता, और लास्ट ई फॉर इन्वायरमेंटल कंडीशनिंग, जो परिवेश है उस परिवेश की जो सीमाएं और बाध्यताएं हैं उनको ध्यान में रखकर, और इस तरह से प्रबंधन के जो पैमाने हमारे यहाँ गठित किए गए, अचीव मॉडल के तहत एबिलिटी, ए फॉर एबिलिटी, सी फॉर क्लैरिटी, एच फॉर हेल्थ, आई फॉर इंसेंटिव, ई फॉर इवेल्युएशन, वी फॉर वैलिडिटी एंड ई फॉर इन्वायरमेंट। तो इन सबको ध्यान में रखकर शिक्षण अधिगम की व्यवस्था की जाती है। और फिर इवेल्युएशन एंड असेसमेंट इन एजुकेशन। हमारे यहाँ बहुत सारे संदर्भ ऐसे आते हैं जिन संदर्भों को देखकर हम कह सकते हैं कि जो मूल्यांकन होता था वह निर्माणात्मक होता, फॉर्मेटिव होता था। और फॉर्मेटिव में शिक्षक और शिष्य दोनों की वार्ता, दोनों के प्रश्नोत्तरी के माध्यम से यह आकलन होता था कि विद्यार्थी ने किसी ज्ञान को किस रूप में या किसी योग्यता को किस हद तक प्राप्त किया है, अर्जित किया है, इसका आकलन, जो आज हम जिसे फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के मोड में हम चाहते हैं कि विद्यार्थी और शिक्षक में जो वार्ता हो, जो पूछताछ हो, उसके आधार पर विद्यार्थी के अंदर कितनी क्षमता संवर्धित हुई है इसका एहसास किया जाए, और उसके आधार पर आगे की व्यवस्था सृजित की जाए। ये फॉर्मेटिव और नॉन फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। और हम एक दूसरे को, एक तो लक्ष्य जो में मानक हैं उनसे उसकी तुलना करना, CRT क्राइटेरियन रेफरेंस, और NRT नॉर्म के हिसाब से, नॉर्म संदर्भित, मानक संदर्भित परीक्षण, इनके बारे में हमारे वाङ्मय में बहुत से ऐसे उदाहरण आते हैं, एनेक्डोट्स आते हैं, जिनको बारीकी से, सूक्ष्मता से समझने पर पता लगता है कि ये विधाएं हमारे यहाँ पहले से मौजूद थी। मैं चाहूंगा कि आप इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करें और क्वेश्चन पूछें। मैं आपको यही आमंत्रित करता हूं क्वेश्चन। गुरुजी को बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजी ने अस्माकं सर्वेषामपि ज्ञानगंगायाम् अवगाहनं कारितं, तदर्थं गुरुभ्यः भूयो भूयो धन्यवादः।